अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुर्गबानी सीखकर इस काम के आगाज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो में आपको इस मकसद के हसूल के लिए आसान, सादा अल्फाज में और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के बारे में आगाही दी जाएगी। सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि घर में ही 2 या 3 मुर्गियाँ रख लें या रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत से वक़्त निकाल कर करीबी छोटे या बड़े बर्ड सेटअप पे रोज़ाना मुख्तसर दुरानिया के लिए तशरीफ़ ले जाएँ या इससे मिलता जुलता कोई तरीक़ाकार जो आपको मुनासिब लगे। इन तमाम ज़रूरी कामों को एक मुर्दा बर्ड के साथ रिलेट करके मज़ीद समझाने की कोशिश करता चलो। ये आपके सामने एक डेड बॉडी है। मुर्दा परिंदे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, निज़ामों और अंदरूनी अज़ा की समझ रखना इतना मुश्किल काम नहीं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको इतना शऊर लाजमी हासिल होगा कि नुकसान से कैसे बचना है। हाजमा का निज़ाम, सांस का निज़ाम, जिस्म में अंडू की तैयारी और अखराज वाला निज़ाम, जिल्द, हड्डियों, ताकत वाले सिस्टम्स का बुनियादी इल्म हम सब के लिए ज़रूरी है। कलगी या ताज के दंताने अगर आपको काले या नीले नजर आए तो मतलब ये होगा कि आपने हवा का बहाव ठीक नहीं रखा या जिस्म में खून की कमी या फिर शदीद अर्जा के बायस ऐसी रंगत नज़र आ रही है। जब आप मुर्दा बर्ड के जिस्म के ऊपर से जिल्द उतारते हैं तो उतारते वक्त अगर स्किन मुश्किल से उतरे तो मतलब इस मुर्गी की पानी तक रसाई ठीक तरह से नहीं थी, इसके जिस्म में किसी वजह से पानी की शदीद कमी हुई है, गले में सांस की नाली के बिल्कुल साथ ही खुराक की नाली मौजूद होती है। जब आप सांस की नाली देखें तो ये आपको साफ शफाफ नज़र आनी चाहिए। इसमें खून के धब्बे या बहुत ज़्यादा मिकदार में रेशा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मतलब कोई ना कोई सांस का मसला था या बर्ड की रिहाइशगाह पे गैसेस, धूल, हबस वगैरह थे। मुर्दा चिकन का वज़न लाजमी करना चाहिए और जो भी वज़न आए उसका बाकी के ज़िंदा बर्ड्स के औसत वज़न के साथ मुवाजना करें। औसत वज़न 1600 ग्राम है, मुर्दा बर्ड 1100 या 1200 ग्राम का है तो मतलब कम वज़न वाला कमज़ोर परिंदा मौत का शिकार हुआ है। लिहाजा तमाम कमज़ोर बर्ड्स को अलग करके उनका वज़न बढ़ाएं। जब आप मोटेलिटी खोलने लगें तो इसके 2 बुनियादी तरीक़ाकार होंगे। एक ये जो आप देख रहे हैं कि इस जगह से कट लगाकर हमने इसे इस तरतीब से खोलना है कि अंदर की जानिब मौजूद तमाम अज़ा को बग़ैर कट लगाए डैमेज किए उनको चेक कर सकें, बग़ौर मुआयना कर सकें। कट लगने की सूरत में तशख़ीस करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले वाज़ेह चीज़ जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि अंदर की जानिब बहुत ज़्यादा चर्बी है, फैट पैड्स बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा मिकदार में चर्बी का मौजूद होना भी अंदरूनी अज़ा के अच्छी तरह से काम करने की सलाहियत को मुतासर करता है। बर्ड खोलने का दूसरा तरीक़ाकार कि आप इस जगह से कट लगाकर अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचते हैं। जिगर की हालत का तसल्ली से आपने मुआयना करना है। फीकी रंगत मतलब ग़िज़ा का हाजमा या मेटाबॉलिज्म की खराबी, बुखार, जिस्म में टॉक्सिन्स यानी जहर या दीगर आर्ज़े मौजूद हैं। जिगर के बिल्कुल ही साथ मौजूद इन हवा की थैलियों को चेक करना आना चाहिए। अगर आपके चिकन में सांस की कोई बीमारी नहीं थी, अमले तनफ़ुस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, अमोनिया गैस नहीं थी, ना ही डस्ट थी, तो हवा की इन थैलियों को, एयर सैक्स को इस कदर साफ शफाफ होना चाहिए कि इनके नीचे मौजूद लंग्स यानी फेफड़े आपको वाज़ेह नज़र आए। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छी मयारी ग़िज़ा दे रहे हैं, वर्जिश करवा रहे हैं, जिस्म में ग़िज़ा की तोड़ फोड़ और ग़िज़ाइयत हज़म करने का अमल सही तरीके से काम कर रहा है तो जिगर की रंगत हल्की सुर्खी माइल भूरी सी नज़र आनी चाहिए। बुखार में मुब्तला चिकन या फिर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो या किसी बीमारी की वजह से जिगर का कलर तब्दील होने लगता है। जब भी आप अपने बर्ड्स को बग़ैर किसी कंट्रोल के बहुत ज़्यादा खुराक देने लगते हैं, इनकी एक्सरसाइज के लिए जगह मुहैया नहीं होती तो परिंदों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऊपर नीचे चर्बी इकट्ठी होने लगती है। यहाँ इस हिस्से से कट लगाएंगे। प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड को ग़िज़ा की नाली से इस तरीक़ाकार के तहत अलग करेंगे कि बाकी के अज़ा को नुकसान ना पहुँचे, कट ना लगे, ताकि खून निकलने की वजह से अंदरूनी हिस्सों का मुशाहिदा करना मुश्किल ना हो। ये फॉलिकल्स पटक हैं जो अंडे में दाखिल होकर जर्दी कहलाते हैं। जितने ज़्यादा इन पे खून के दाग धब्बे पाए जाते हैं उतना बर्ड्स का अमले तौलीद ख़राब होता है। ये प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड है और साथ ये वाला हिस्सा जिसे आप तिली का नाम देते हैं यानी स्प्लीन। जितनी हमारे परिंदों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत कम होती है, ये स्प्लीन उतनी ज़्यादा फूली हुई नज़र आएगी। आम तौर पे इसका साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता। कुछ बर्ड्स जब वायरल अमराज या फफूंदी फंगस वगैरह का शिकार होते हैं तो प्रोवेंट्रिकुलस के इस हिस्से की अंदरूनी झिल्ली पे आपको खून नज़र आता है। अगर पोटे के इर्द गिर्द
प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड के इर्द गिर्द दाएं बाएं इतनी ज़्यादा तादाद में चर्बी फैट इकट्ठी हो जाए कि सिकुड़ना फैलना, खुराक को अच्छी तरह से ग्राइंड करके जुज़वे बदन बनाना, ये काम अब अच्छी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए चर्बी को कंट्रोल में रखना, चिकन्स को वर्जिश करवाए रखना, खुली जगह देना, ये बर्ड्स की पैदावार को मुस्तकीम रखने, अच्छी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये जो रंगत आप फेफड़ों की देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल चिकन की है। इस तरह के कलर के फेफड़े हों तो वाज़ह है कि कम अज़ कम सांस के मसले के बायस मौत नहीं हुई, वगरना कोई मसला हो तो काली रंगत या फीकी या दीगर कोई कलर होगा, जिसका मतलब ये होगा कि अमले तनफ़्फ़ुस की किसी बीमारी की वजह से ये नौबत आई है। चाहे हमारी मैनेजमेंट ख़राब थी, चाहे वायरस या बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। इसे मैं ऑर्बिट यानी मदार से बाहर निकाल कर आपको इसका मुशाहिदा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ चले। अंडे देने वाली मुर्गियों में फॉलिकल्स का इस तरह से एक क्लच सा बना होता है जो कि नई नई अंडों पे आने वाली मुर्गियों में अंगूर के एक छोटे से गुच्छे की मानद होता है। बर्ड्स में बहुत ज़्यादा गर्मी के तनाव के बायस या दिल के ऐसे अमराज की वजह से उनका दिल फटना और फिर अंदर की जानब खून फैलने की वजह से उनकी अमवात होना ज़्यादातर मौसम गर्मा में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो दिल की सेहत मुतासर करती हैं। अंडे देने वाली सेहतमंद मुर्गी में ये फॉलिकल्स जितने ज़्यादा साफ शफाफ होंगे उतना उस बर्ड की बॉडी के अंदर बीमारियां कम होती हैं। ये आगे की जानब मैं आपको ओविडक्ट का हिस्सा दिखा रहा हूँ जिसमें से अंडे ने तरसील होकर वेंट से बाहर निकलना होता है। अंदर की जानब छोटी आंत, बड़ी आंत और दोनों आंतों के मुख्तलिफ हिस्से ये तब खराब होंगे जब या तो आपके बर्ड्स का नीचे मौजूद बिस्तर पुरसुकून ना हो, तफैलिए हों या ग़िज़ा अच्छी तरह से मैनेज करने में नाकाम रहें। चिकन्स में मौजूद गुर्दे अपने मदार के अंदर होने चाहिए। जितना ज़्यादा बाहर निकले होंगे उतना बर्ड का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निज़ाम अहराज ख़राब होता है। इसका ताल्लुक ख़राब देखभाल के साथ होगा। ये क्रॉप है जिसे कुछ हजरात पोटे का नाम देते हैं। नॉर्मली कुछ देर के लिए ग़िज़ा यहाँ ठहरती है, एंजाइम्स इस पे अमल करते हैं और ग़िज़ा आगे तरसील होती है। खुराक चूंच के ज़रिए मुंह में दाखिल होगी। यहाँ मुंह में हल्की मिकदार में सलाइवा यानी थूक और एंजाइम्स यानी खामरे इस खुराक के साथ मिक्स होते हैं, जिससे ग़िज़ा हल्की सी नरम होने के बाद खुराक की नाली यानी एसोफेगस में दाखिल होती है। अब इस खुराक की नाली से ग़िज़ा क्रॉप यानी इस थैली में दाखिल होती है जिसे हम पोटा का नाम देते हैं। यहाँ ग़िज़ा ने 10 से 12 घंटों के लिए रुकना होता है और इस दौरान खुराक मज़ीद नरम होती है। यहाँ से मैदे में यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में दाखिल होती है, जहाँ इसे गिज़र्ड की दीवारें मज़ीद पीसती हैं, एक मरतबा सुकड़ कर फिर फैल कर, और ये अमल अगले कुछ औकात के लिए इसी तरह से जारी रहता है। इस जगह पे खुराक के वो हिस्से या अज्जा जो पहले वाले निज़ाम इंहज़ाम के दीगर हिस्सों में नरम ना हो सकें, ये पीसे ना जा सकें, उन्हें भी बआसानी ग्राइंड कर लिया जाता है। गिज़र्ड से ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है और यहीं से ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को, न्यूट्रिएंट्स को खून की रगों के ज़रिए खून में जज़ब करके जिस्म का हिस्सा बनाया जाता है और ग़िज़ा मज़ीद हज़म होती है। जो बाकियात होती हैं वो आंतों के निचले हिस्से सीका में कुछ देर के लिए ज़हीरा होती हैं, जहाँ पे गैर हज़म शुदा खुराक की बैक्टीरिया या जरसों में मज़ीद तोड़ फोड़ करते हैं। अब इस सीका से आहर में जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा रहती है वो बड़ी आंत में दाखिल होगी, जहाँ ग़िज़ा से पानी को जज़ब कर लिया जाता है और बाकी ग़िज़ा इस आहरी हिस्से यानी क्लोएका के ज़रिए अपने साथ सफ़ेद हिस्से यानी यूरिक एसिड को मिलाकर बीट की शक्ल में यूरिनरी सिस्टम की मदद से जिस्म से बाहर निकल जाती है। जिगर ने कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता, फैट्स यानी चर्बी और प्रोटीन यानी ताकत का मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ करनी होती है और फैट्स के हाजमा के लिए गॉल ब्लैडर मदद कर रहा होता है। अब यहाँ ये एक अहम नुक्ता आपने समझना है कि निज़ाम इंहज़ाम को सेहतमंद रखने, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को बरकरार रखने के लिए मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही नुकसानदेह जरसूमों की तादाद में इजाफा होने पाए और ना हाजमा की तजाबियत का तवाज़न बिगड़े, यानी कि जिस्म के अंदर बदहज़मी पैदा होने लगे। अब इन कामों को रोकने के लिए सबसे पहले घरेलू पैमाने पर मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा या बहाली के लिए आपको प्रोबायोटिक्स के तौर पे दही काम आता है, जिसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 किलो खुराक में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, लहसुन का यूज़ ताकि निज़ाम इंहज़ाम में बदहज़मी पैदा ना हो। इसके अलावा निज़ाम इंहज़ाम की मजबूत इम्यूनिटी के लिए ग्रिट, लाइमस्टोन, कोलिक, ओलिव ऑयल
बेकिंग सोडा या फिर एप्पल साइडर विनेगर का भी घरेलू पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप कोई अच्छा सा लिवर टॉनिक इस्तेमाल में लाते हैं। अम्लयत नफस पे बात करते हैं कि अम्लयत नफस ने ऑक्सीजन को जज़ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड, जहर यानी टॉक्सिन्स वगैरह और हरारत को बाहर निकालना होता है। तेजाबियत का जिस्म में तवाज़न बरकरार रखने के साथ साथ सांस की नाली और दीगर हिस्सों को साफ रखना होता है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सेहत या हिफाजत इन 3 दफ़ाई तरीक़ाकार के तहत होती है। पहला म्यूकस सेक्रेशन, जिसमें रतूबत खारिज होती है। दूसरा सीलिया, इस तरह की साख्तें जो मुख्तलिफ ज़र्रात, डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर जकड़कर बाहर निकालते हैं, म्यूकस से मिलकर, जो कि ट्रैकिया में पैदा होता है। इसके साथ साथ फेफड़ों में सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप स्कैवेंजर सेल्स का नाम देते हैं। ये सफाई करने वाले हुलिये होते हैं। ज़र्रात और बैक्टीरिया को मारना, जिस्म से बाहर निकालना, ये इनका काम होता है। ये सारे आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर एक भी ख़राब हो जाए, म्यूकस गाढ़ा हो जाए, तो सीलिया अच्छी तरह से काम नहीं करते। सीलिया अच्छी तरह से काम ना करें तो आगे की जानब मौजूद सेल्स बेहतरीन तरीके का फंक्शन नहीं देते। यानी इनमें से कोई एक भी डैमेज हो जाए तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस सारे का सारा ख़राब हो जाता है। आप घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए डस्ट से बचाइएगा और हल्के फुल्के इन्फेक्शंस, हल्की फुल्की खराबी की सूरत में ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।